तो हम पढ़ रहे थे भारत में वन और उनके प्रकार। ठीक है, तो हमने कल के वीडियो में हमने देख लिया था कि हमने कल के वीडियो में लगभग चीज़ें कर ली थी कवर। ठीक है, तो हमने कल कुल मिला के जितने भी भारत के वन है और उनके प्रकार है वो सारे पढ़ लिए थे। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसके बाद में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उसके बाद में जो पर्वतीय वन है, वेलांचली वन है, हमने उन सब को पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है भारत के जैव मंडल निश्चय। भारत के जैव मंडल निश्चय। अब सबसे पहले इस जैव मंडल निश्चय का क्या मतलब हुआ? जैव मंडल निश्चय का मतलब ये हुआ कि इस कार्यक्रम को ना 1971 में इस कार्यक्रम को यूनेस्को अब यूनेस्को आप सब जानते होंगे, मतलब कोई एक जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक संस्था जो मतलब पर्यावरण और उससे जुड़े मुद्दे देखती है, तो उसका नाम है यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन की जो ये संस्था है इसको हम कहते हैं यूनेस्को। तो इसने 1971 में ये जैव मंडल निश्चय का प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसका क्या नाम है? जैव मंडल निश्चय का प्रोग्राम स्टार्ट किया था। जैव मंडल निश्चय का प्रोग्राम स्टार्ट किया था और किसके रूप में स्टार्ट किया था? उसने किया था MAB के रूप में। MAB का मतलब क्या हुआ? मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर के रूप में इसने स्टार्ट किया था यूनेस्को ने। ठीक है, बायोस्फीयर। ठीक है, अब देखना कुल मिला के बात क्या है हमें देखने के भारत में। तो इसके तहत क्या हुआ कि तो इसके तहत ये हुआ कि 1971 में जब यूनेस्को ने जैव मंडल निश्चय मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो स्टार्ट किए, तो इसने यूनेस्को ने ये कहा कि भाई आप अपने जगह पे ऐसे जैव मंडल निश्चय बनाओगे, फिर उससे क्या होगा कि उसमें हम जो जीव जंतु है हम उनको सही रखने का प्रयास करेंगे। इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो ये थे कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण करना, पर्यावरण और विकास का मेलजोल करना, पर्यावरण अनुसंधान की देखरेख करना और सह अस्तित्व का काम करना। तो कुल मिला के इसमें वो सारे जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपने पर्यावरण की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे जो लक्ष्य थे वो इसके अंतर्गत थे। और इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि आप क्या कीजिए, आप ना अपने देश में, अपनी जगह पे, पूरे विश्व को कहा कि आप अपनी अपनी जगह पे ऐसे जैव मंडल निश्चय बनाएंगे और उन जैव मंडल निश्चय में से जो हमें लगेगा, जो हम जिनमें से उनको मान्यता प्राप्त देंगे, उनके लिए खर्चा, उनके लिए आर्थिक सहायता जो यूनाइटेड नेशन है वो देगा। ठीक है, तो 1971 में यूनेस्को ने जैव मंडल निश्चय मैन एंड बायोस्फीयर के रूप में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो उसके तहत भारत में भी काफ़ी सारे जैव मंडल बने, तो हमें उन्हीं जैव मंडलों को पढ़ना है। जैव मंडल, अब आपको समझ आएगा जैव मंडल क्या है। जैव मंडल कुल मिला के कुछ भी नहीं है। जैव मंडल में बात यही है कि भाई यूनेस्को ने कह दिया कि कुछ अपनी जगह पे ऐसे बनाओ जिससे अपने देश में कुछ ऐसी जगह बनाओ जिससे ना जो ये पूरा विश्व है इसमें जितने भी जीव जंतु हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और वो अपना सही से रह सके, इसलिए आप ये सारे बनाइए। ठीक है, तो इसी प्रकार भारत ने ये बना दिए थे। तो हम देखने वाले हैं भारत में कितने जैव मंडल निश्चय है। तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर कुल मिला के देख लो, भारत में कुल है 18 कुल 18 जैव मंडल निश्चय है। कुल 18 जैव मंडल निश्चय है भारत के अंतर्गत, जिनमें से 12 है वो यूनेस्को ने इनको मान्यता दे दी है। 12 को मान्यता मिल गई है यूनेस्को द्वारा, यानी अब इनके लगभग जो आर्थिक सहायता है इनको वो कौन देगा? वो यूनेस्को देगा। ठीक है, तो 18 जैव मंडल निश्चय भारत में कुल, लेकिन उनमें से 12 जो है वो मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, उनमें से 12 मान्यता प्राप्त हो गए और कुल 18 भारत में जैव मंडल निश्चय हो गए। तो हमें टोटल 18 देख लेंगे, फिर उनमें से वो देख लेंगे जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, तो जो उनको मान्यता प्राप्त है वो अपने आप बच जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के हम उन्हें सभी 18 को देख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं उत्तर से। सबसे उत्तर में हमारा जो पहला जैव मंडल निश्चय उसका नाम है, वो इस हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसका नाम है कोल्ड डेजर्ट, यानी कि ठंडा मरुस्थल नाम का हमारा जो पहला हिमाचल प्रदेश के अंदर ये है जैव मंडल निश्चय। उसके बाद में सेकंड है इसी उत्तराखंड के, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के बाद में अगला जगह उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के बाद में अगली जगह उत्तराखंड।
देखो मैं ऐसे थोड़ा ऐसा बड़ा कर लेता हूँ ना। देखो पहला तो आया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोल्ड डेजर्ट। उसके बाद में आया मतलब जो ये जिनको मान्यता प्राप्त है, मैं उनको थोड़ा सा इस पीले वाले कलर से दिखा दूंगा, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त में अगला है, तो ये तो मान्यता प्राप्त नहीं है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट, उसके बाद में उत्तराखंड का नंदा देवी, उत्तराखंड का नंदा देवी, उसके बाद में उत्तराखंड का नंदा देवी। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट, उसके बाद में उत्तराखंड का नंदा देवी, उसके बाद में इधर आ जाओ, ये है सिक्किम में है कंचनजंगा चोटी, तो उसी के नाम पे रखा गया है जैवमंडल नीचे का नाम। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा चोटी ये कहाँ पे है, कंचनजंगा जैवमंडल नीचे कहाँ पे है, वो है सिक्किम में। तो सबसे पहले कोल्ड डेजर्ट, उसके बाद में नंदा देवी, उसके बाद में कंचनजंगा, उसके बाद में दिबांग। अगर आपने अच्छे से जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा है तो उसमें यहाँ पे आपको दिखेंगी कि यहाँ पे दिहांग और दिबांग नाम की दो नदियाँ मिलती है ब्रह्मपुत्र से। तो उन्हीं के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे बनाया गया है एक जैवमंडल नीचे, और वो मान्यता प्राप्त नहीं है। तो वो मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसको हमने क्या कहेंगे, उसको अपने कहेंगे कि ये दिहांग और दिबांग वाला बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद में डिब्रू सिकोवा भी इसी आसपास वाले क्षेत्र में है, ठीक है। तो सबसे पहले कोल्ड डेजर्ट, उसके बाद में नंदा देवी, उसके बाद में कंचनजंगा, उसके बाद में दिहांग दिबांग, उसके बाद में डिब्रू सिकोवा। उसके बाद में एक है यहाँ पे जिसका नाम है नोकरेक, ठीक है, उसका नाम है नोकरेक। तो ये नोकरेक वाला जो है वो अपने इधर मिल जाएगा। सबसे पहले कोल्ड डेजर्ट, उसके बाद में नंदा देवी, उसके बाद में कंचनजंगा, उसके बाद में दिहांग दिबांग, उसके बाद में डिब्रू सिकोवा और उसके बाद में नोकरेक, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा, इसके बाद में थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक है। तो हमने उत्तर और पूर्व वाला पार्ट पूरा कर लिया है। अब आ जाओ पश्चिम में, पश्चिम में इधर अपने हैं कच्छ का रण, ठीक है। तो ये कच्छ का रण वाला जो इलाका है यहाँ पे जो होगा उसका नाम हो जाएगा कच्छ का रण। तो ये कच्छ का रण जो है वो गुजरात में है। कच्छ का रण नामक जो अपने जीवमंडल नीचे है वो है गुजरात के अंदर, ठीक है। सबसे पहले कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, डिब्रू सिकोवा, दिहांग दिबांग, नोकरेक। उसके बाद में जो अपने पश्चिमी साइड में आ जाएगा, सबसे पश्चिमी साइड में गुजरात में आ जाएगा कच्छ का रण। उसके बाद में आ जाओ मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे हैं, मध्य प्रदेश में 2-3 हैं और सारे के सारे मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। सबसे पहले पन्ना, ये एनसीईआरटी ने पन्ना को मान्यता प्राप्त नहीं दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा अपडेटेड है, इसलिए ये मान्यता प्राप्त है। ये सबसे लास्ट में भारत का जो सबसे लेटेस्ट में जो भारत का जैवमंडल नीचे है जिसको मान्यता दे दी है यूनेस्को ने, ये वो है पन्ना। लेकिन एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो पन्ना के बाद में अगला आ जाएगा अचनकमर अमरकंटक। तो पन्ना, अचनकमर, अमरकंटक। उसके बाद में आ जाएगा सिमलीपाल, उसके बाद में सिमलीपाल। तो ये वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पन्ना के बाद में एक आ जाएगा पंचमढ़ी, ये आ जाएगा पंचमढ़ी। और फिर इस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे आ जाएगा अचनकमर अमरकंटक। तो अमरकंटक अब आपको क्लियर है कौन सा है अमरकंटक पठार, जहाँ से सोन और नर्मदा नदी का उद्गम हो रहा है और भी काफ़ी सारी नदियों का उद्गम हो रहा है। तो अमरकंटक नाम का एक जैवमंडल नीचे भी है। तो पन्ना, पंचमढ़ी और उसके बाद में अचनकमर अमरकंटक। उसके बाद में इधर आ जाओ उड़ीसा में सिमलीपाल, उड़ीसा में सिमलीपाल। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो हमने देखा था कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन थे उनके अंदर जो आर्द्र पर्णपाती वन थे उनके अंदर एक वन मिल रहा था जिसका नाम था सेमल। उसी सेमल के यहाँ पे फूल वगैरह ज़्यादा मिलते, तो इसका नाम सिमलीपाल जैवमंडल नीचे है। तो इस उड़ीसा वाले क्षेत्र पे सिमलीपाल जैवमंडल नीचे आ जाएगा। फिर सिमलीपाल के बाद में ये जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे सुंदरवन वाला इलाका यहाँ पे आ जाएगा, उसको हमने सुंदरवन कह देंगे।
उसके बाद में ये एक मन्नार की खाड़ी नाम का आ जाएगा। तो मन्नार की खाड़ी नाम का आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो मन्नार की खाड़ी वाला यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी बाद में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो ये नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई और ये जो मन्नार की खाड़ी है यहाँ पे जितना भी हो जाएगा, ये सारे जीवमंडल नीचे मान्यता प्राप्त ही हैं, ठीक है। उसके बाद में एक बिना मान्यता प्राप्त भी है जो आंध्र प्रदेश में है, जिसका नाम है शेषाचलम, 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 ये वाला भी एक है, ठीक है। और इधर मैं एक और भूल गया था अपने उत्तर पूर्व में, ये है मानस। तो मानस, संकोश, ये आपने नाम पढ़े थे अगर, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र वाला आपने वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अफवाह तंत्र नाम से वीडियो है जिसके अंदर आपको ये सारी नदियाँ पढ़ाई गई है, तो उसमें मानस नदियों का भी उल्लेख है, ठीक है। तो हमने सारे लगभग देख ही लिए हैं। सबसे पहले आ जाओ उत्तर में। उत्तर में कोल डेजर्ट, कोल डेजर्ट के बाद में नंदा देवी, नंदा देवी के बाद में कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद में इधर दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग के बाद में डिब्रू सिकोआ, उसके बाद में मानस, उसके बाद में नोकरेक, उसके बाद में सबसे पश्चिम में कच्छ कारण, उसके बाद में सबसे दक्षिण में अन्नामलाई, अन्नामलाई के पास नीलगिरी, नीलगिरी से इधर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी के ऊपर जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो है शेषाचलम। उसके बाद में मध्य प्रदेश में 3, पन्ना, पंचमढ़ी और अचनकमर अमरकंटक, अचनकमर अमरकंटक, इतना बड़ा नाम वाला एक जैवमंडल है, ठीक है। उसके बाद में उड़ीसा में सिमलीपाल, उड़ीसा में सिमलीपाल जहाँ के सेमल के फूल मिलते हैं इसलिए सिमलीपाल। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। और इस प्रकार से हमने भारत के लगभग सारे जितने भी है ये जैवमंडल निश्चय पढ़ लिए हैं, याद कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा एक दो बार खुद से दोहराने का प्रयास कीजिएगा और मैप पे इसको लगाइएगा तो आपको जल्दी से जल्दी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले कोल डेजर्ट, नंदा देवी, सिक्किम में आ जाएगा कंचनजंगा, डिब्रू सिकोवा, दिहांग दिबांग, मानस, नोकरेक, सुंदरबन, सिमलीपाल। उसके बाद में यहाँ पे जो पंचमढ़ी, पन्ना, अचनकमर अमरकंटक, कच्छ कारण, मन्नार की खाड़ी, अन्नामलाई, नीलगिरी, शेषाचलम, और ये कुल मिला के सारी बातें हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कुल मिला के इस वाले वीडियो में जीवमंडल नीचे ही पढ़ना था, ठीक है। भारत के जीवमंडल नीचे हमने पढ़ लिए हैं और अब हम इस पूरी PDF को थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो भारतीय वन के प्रकार ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब आगे चलो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो मैंने आपको बताया था, तो ये PDF आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, इसी के नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनकी विशेषताएं, इन वनों में भारी वर्षा होती है, कितनी, 200 सेंटीमीटर प्लस की वर्षा हो जाती है। इनमें ऊंचे वृक्ष होते हैं, कितने ऊंचे, 60 मीटर की ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं। और ये ऊंचाई अक्सर 1 मीटर नहीं होती, 60 मीटर बताई थी। ये प्रजातियों में घने और विविध होते हैं और इनमें अधि पौधे भी इनके अंदर मिलते हैं। अधि पौधे का मतलब पौधे के ऊपर पौधा उगना, जैसे कि आर्किड, ठीक है। ये कौन से स्थानों में पाए जाते हैं, एक तो पश्चिमी घाट में, एक तो इस पश्चिमी घाट में और एक उत्तर पूर्व वाले भारत में। पश्चिमी घाट में पाया जाता है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में, अंडमान निकोबार में। और ये जो वन है ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर पूरे विश्व से अगर सदाबहार वनों को काट दिया जाए तो अगले ही दिन पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मानव वगैरह कोई नहीं बचेंगे, इसीलिए, ठीक है। तो अगले इनके उदाहरण रोजवुड, महोगनी, रेडोडेंड्रोन, रोजवुड, महोगनी, रेडोडेंड्रोन, ठीक है। और ये पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है लेकिन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। आर्थिक रूप से क्यों नहीं है, क्योंकि इन जो वन है इनके अंदर हमेशा ही पानी मतलब हमेशा ही इनके अंदर वर्षा होती रहती है, तो ये भारी लकड़ियाँ होती है तो ये काम में नहीं आएगी, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमने पढ़ ही लिए थे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, विशेषता, इन्हें मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। और इन वर्षों में, इन वनों में कितनी वर्षा चाहिए आपको चाहिए लगभग 100 से 150 के आसपास वर्षा, ठीक है। 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा। वनस्पति इनके अंदर कौन कौन सी मिलेगी, इनको भी मैंने 2 भागों में बांटा था, ठीक है। इनको भी 2 भागों में बांट दिया था। एक तो था आर्द्र पर्णपाती वन, एक शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र के अंदर साल, शीशम, महुआ, चंदन जैसे आ जाएंगे, ठीक है। और जो अपने शुष्क थे उनके अंदर, शुष्क के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, शुष्क के अंदर आ जाएंगे अपने कुल मिला के ये जो
तेंदुपलास, अमलतास, बेल, खेर, अक्सलवुडी, ये वाले, ठीक है। तो इसमें सागौन, साल, शीशम, महुआ, चंदन जैसी प्रजातियों के पेड़ प्रमुख है जो जल संरक्षण के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पे पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो इमारती लकड़ियाँ हैं और जो गैर इमारतें हैं वो वन उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, विशेषताएं, इन वनों में 1.5 सेंटीमीटर नहीं 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है, तथा इनमें सूखा प्रतिरोधक वर्ष और झाड़ियाँ पाई जाती है। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, और इनमें बबूल, खेर, खजूर, खेजड़ी शामिल है जो कम नमी वाले वातावरण में सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा पर्वतीय वन हिमालय वाले एरिया में पाए जाएंगे, मतलब ये अलग अलग मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे अलग वाले वन पाए जाएंगे, फिर 2000 से 3000 पे अलग, 3000 से 4000 पे अलग, और 3000 से 4000 की मीटर की ऊंचाई पे वो ऋतु प्रवास करने वाले भी पाए जाएंगे। जैव विविधता, इन पे जो गुज्जर बकरवाल जनजातियां हैं वो रहती है। संसाधन, कश्मीर की लकड़ी की देवदार लकड़ी है वो बढ़िया है, और कश्मीर की जो चिनार और जो वालन लकड़ी है, कश्मीर की चिनार और वालन लकड़ी है वो जो कश्मीरी हस्तशिल्प के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो पर्वतीय वनों में इतनी बातें हो गई। फिर है तटीय और दलदली वन, मतलब वही वेलांचली अनूप वन, ठीक है। मैंग्रोव पारिस्थिति, भारत में लगभग 7% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, पूरे विश्व के 7% वन पाए जाते हैं, ठीक है। जनजातीय जिले, ये थोड़ा सा एक बार कट कर देना। संरक्षण का महत्व, चिल्का और केवलादेव जैसे राष्ट्रीय उद्यानों को उनके पारिस्थितिकी महत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है तथा वे आर्द्र भूमि संरक्षण प्रयासों में योगदान देते हैं, ठीक है। तो हमने लगभग सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली थी। भारत में संरक्षण नीतियाँ, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी और उसे 1988 में संशोधित किया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था भाई, इस 52 या 52 वाली के अंतर्गत क्या था कि पूरे भारत में जितना भी एरिया है उसमें से 33% एरिया को हम वनों से कवर कर देंगे, ठीक है। फिर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैसे 2009 में ये अधिनियम आया था। फिर प्रोजेक्ट टाइगर, ये 1952 में, माफ़ कीजिए 1973 में आ गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आ गया था। और इसके अलावा भी मगरमच्छ प्रजनन योजना, हंगुल परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना इत्यादि थी, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान तो थे ही। इसके अलावा और देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, यानी भारत के जैव मंडल नीचे, जो हमने एक पढ़े थे आज। तो यूनेस्को ने MAB मैन एंड बायोस्फीयर के रूप में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। भारत में वर्तमान में 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जिन्हें यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये आप देख लेना, PDF में आपको दे दूंगा। निष्कर्ष तो क्या है, आप जितना निष्कर्ष निकलना चाहो उतना निकाल लेना, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इस पार्ट से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कर लेंगे ताकि हमारा इस पार्ट में कुछ भी ना बचे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।